मैंने कहा हमने यहाँ तक कर लिया था। इब्राहिम आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? जी सर। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। जी जैसे आपके हमने स्टार्ट कर लिया था, ये कर लिया कंप्लीट। ये एब्स्ट्रक्शन एंड डीकम्पोजिशन स्टेज 3, ये भी पार्ट ऑफ रिक्वायर एनालिसिस है, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है स्टेज 3 इन्वॉल्व एब्स्ट्रक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एब्स्ट्रक्शन फोकस ऑन सेलेक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल। तो कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेसिकली एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो यूजर रिलेटेड, वो डिटेल जो यूजर से रिलेटेड नहीं होती उसको हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और डीकम्पोजिशन कल भी हमने डिस्कस किया था, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम को जैसे कल एग्जांपल दी थी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना है, तो उसको तो जैसे स्कूल की मैंने एग्जांपल दी थी कि स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप उसको डिफरेंट पार्ट में बनाएंगे। तो दीज आर की एलिमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन, decomposition, part of computation thinking, helping to solve complex problems by simplifying them into smaller parts। में कंप्यूटेशन थिंकिंग में सुडो कोड भी आता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन भी आता है, डिकम्पोजिशन भी आता है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन की फर्दर डेफिनेशन दी हुई, अ पर्सन हु विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप किस तरह ब्रेकअप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, टी बैग चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाइट मग चाहिए, वाटर चाहिए, कैटल चाहिए, टी पॉट, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसमें इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन क्या है कि वी कैन इग्नोर द कलर ऑफ द मग्स एज दिस इज नॉट रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी बाकी सब चीजें नेसेसरी हैं, टी बैग होना जरूरी है चाय बनाने के लिए, मिल्क होना जरूरी है, शुगर होना जरूरी है। कलर जो है ये कोई भी हो सकता है, मग होना जरूरी है, वाटर, कैटल और टी पॉट, बाकी सारी चीजें कंपलसरी हैं, तो वो रेलिवेंट है। इररेलेवेंट क्या है? कलर। अच्छा, अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन, पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी। This complex problem can be broken down into four smaller problems: water, combine, personalize and serve। तो चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिए एक टी किस तरह स्टैब्लिश, एक की टी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे वाटर, फिल द केटल विद वाटर एंड हीट इट अंटिल इट रीचेस बॉइलिंग पॉइंट। हमने पहला प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम कन्वर्ट करके वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। कंबाइन, फिर ऐड करेंगे, ऐड द वाटर टू अ टी बैग इन आइदर अ टी पॉट और अ मग एंड लीव फॉर अ सेट टाइम। सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थर्ड प्रॉब्लम, पर्सनलाइज, remove tea bag from water, pour tea into a mug and add the sugar and milk to taste। ठीक है, ये सारे प्रोसेस कर लिए, उसके बाद आपने सर्व कर लिया, स्टीयर द टी एंड ड्रिंक इट फ्रॉम द मग। तो इसमें बताया गया कि आप डीकम्पोज कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम। कल भी हमने कुछ प्रॉब्लम की थी डीकम्पोजिशन, उसी की फर्दर ये क्लैरिफिकेशन है। फिर डिजाइन स्टेज होती है। इन द डिजाइन फेज डेवलपर कंटिन्यू डीकम्पोजिशन फ्रॉम द नेचुरल फेज। ठीक है, तो जब कल मैंने आपको बताया था कि जब हम एनालिसिस पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस डेटा के बेस पर अब हम डिजाइन बनाएंगे। अब इन द डिजाइन फेज, जैसे मैंने कल भी बताया था, डेवलपर कंटिन्यू डीकम्पोजिशन फ्रॉम द एनालिसिस फेज। ठीक है, डीकम्पोज करते जाएंगे, जहाँ यानी उस वक्त तक डीकम्पोज करेंगे जब तक कि प्रॉब्लम एटमिक ना हो जाए। एटमिक वो एलिमेंट होता है जिसको फर्दर ब्रेक
नहीं किया जा सकता। विजुअल ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट आर ड्रॉन अप इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डायग्राम टू विजुअलाइज द कोड, यानी स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, सूडो कोड बना लेंगे, जिससे बेसिकली हम कोडिंग कर सकें। तो कोडिंग फॉर दीज विजुअल प्रेजेंट बिगिन एट द स्टेज। कोडिंग नेक्स्ट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कोडिंग क्या होती है। तो डेवलपर क्रिएट फ्लो चार्ट टू शो हाउ द डीकम्पोज पार्ट ऑफ प्रोग्राम विल रन, including decision and inputs. Pseudocode is developed to describe complex problem and instruction in this plain English. हम प्लेन इंग्लिश में भी pseudocode को राइट करते हैं और पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स होते हैं उसके थ्रू भी करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं pseudocode। इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, प्लेन इंग्लिश का मतलब ये। तो pseudocode से आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्रॉब्लम की कोडिंग कैसे होगी इसमें, क्योंकि pseudocode में स्टेप्स राइट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सम ऑफ टू नंबर्स, तो उसको हमने 4 स्टेप्स में सॉल्व कर लिया। इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, एंड सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और फिर हमने प्रिंट कर दिया सम। तो 4 स्टेप्स में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो वो सूडोकोड में आप डिफाइन करते हैं। सूडोकोड हेल्प इंश्योर इंस्ट्रक्शन मेक सेंस बिफोर द एक्चुअल कोडिंग प्रोसेस बिगिन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ये उसी का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो पीछे हमने सूडोकोड राइट किया था। मेकिंग ऑफ टी, सबसे पहले स्टार्ट है pour वाटर इनटू द केटल। ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डीकम्पोज प्रॉब्लम माइट लुक लाइक दिस। स्विच ऑन, केटल करेंगे। ठीक है, इज इज द वाटर बॉइलिंग? अगर यस होगा तो एंड कर देंगे, नो होगा तो दोबारा वेट करेंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस यानी लूप चल रहा है। ठीक है, फिर कोडिंग है। कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। कोडिंग करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर साइड पे जाके। प्रोग्रामर राइट कोड फॉर डिजाइन मॉड्यूल इंक्लूडिंग इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। तो डिजाइन स्टेज पे हम बताएंगे क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, क्या क्या आउटपुट होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। द इंडिविजुअल मॉड्यूल आर द लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सोल्यूशन। यानी कि इंडिविजुअल मॉड्यूल, जैसे मैंने कहा था ना, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके 3 या 4 मॉड्यूल हो सकते हैं। तो उसमें से एक मॉड्यूल है फी सिस्टम। ठीक है, फी कलेक्शन। तो कह रहे हैं द इंडिविजुअल मॉड्यूल आर द लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीट सोल्यूशन। यानी फी को हमने बना लिया, उसके बाद हमने एग्जाम को बना लिया या एडमिशन को बना लिया। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल आपने बना लिए उससे रेलिवेंट टू द सिस्टम, फिर इनको आपस में कंबाइन कर देंगे। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम प्रोग्रामिंग करेंगे। एनालिस्ट प्लान एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी विच इंक्लूड अ डिटेल टेस्ट प्लान फॉर ऑल प्रोग्राम टू बी टेस्टेड। तो पहले तो फी की पूरी मॉड्यूल टेस्टिंग होगी, इसको कहते हैं ना इंडिविजुअल मॉड्यूल को जो टेस्ट, इसको मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं। हर एक की मॉड्यूल टेस्टिंग करेंगे, फिर इनको कंबाइन करके टेस्टिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेट करके टेस्ट करेंगे कि पूरा प्रोग्राम एज ए होल चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, यस सर। जैसे टेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है कि टेस्टिंग रिक्वायर अ वेल डिफाइंड टेस्ट स्ट्रेटजी। The system is divided into small sections tested for input, output, and validation rules. Test data is used for all tests. ठीक है, अच्छा, जब हम खुद डेवलप कर रहे होते हैं तो फेक डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं सिस्टम की एफिशिएंसी और क्या वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर बेसिकली क्या कहते हैं, फिर जब यूजर साइड पे इंस्टॉल करते हैं तो फिर वहां जाके भी रियल डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं कि सिस्टम इज वर्किंग और नॉट। तो यूनिट टेस्टिंग एक होती है चेक्स इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोड। तो यूनिट टेस्टिंग मतलब है कि कोड का कोई एक पार्ट चेक करते हैं कि वो वर्कएबल है या नहीं, कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये उस वक्त होता है जब हम जितने भी मॉड्यूल हमने बनाए उन सबको इंटीग्रेट करके
टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा वेरीफाई द कंबाइंड कोड फॉर्मिंग द कंप्लीट प्रोग्राम, यानी कंप्लीट सोल्यूशन को चेक करते हैं कि एज ए होल कंप्यूटर प्रोग्राम वर्किंग और नॉट। द टेस्टिंग टीम रिपोर्ट एरर टू प्रोग्रामर, जो भी टेस्टिंग टीम आपने बनाई होती है वो प्रोग्रामर्स को रिपोर्ट करेंगे भाई ये एरर आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, उसको रिमूव करें। एंड टेस्टिंग इज रिपीटेड अंटिल नो एरर आर फाउंड, जब तक कि सारे एरर रिमूव ना हो जाए। तो सिंटैक्स एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया, इन सबको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड टू डिफरेंट स्टेजेस। एनालिसिस द फर्स्ट स्टेज, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनालिसिस। इसको डिफाइन कर सकते हो? ये हाँ, जूम चैट पे लिख दो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है जूम चैट पे लिख दो। ठीक है, हाँ भी लिख रहे हो? जी आप लिख रहे हैं? जी सर। ठीक, बस 2 लाइनों का, 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो, फिर हम आगे देखते हैं। जी आपने क्या लिखा? इट इज अ मेथड which consists of 2 stages, abstraction and decomposition, which help to understand the problem। मतलब ये इसका पार्ट है, मतलब इसमें 2 स्टेजेस नहीं होते, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। पहले पर आप प्रॉपर डिफाइन करोगे एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। ये देखो, इस तरह बताओगे, एन एनालिसिस इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम जो यूजर की तरफ से आई है, दैट रिक्वायर अ सोल्यूशन एंड फाइंड आउट व्हाट द प्रोग्राम नीड टू डू टू प्रोवाइड दैट सोल्यूशन। यानी जो प्रॉब्लम आपके पास आई है उसका सोल्यूशन भी आपने देना है। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट, इसके लिए जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट, विल यूज इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर टू फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड। यानी वो क्वेश्चनर करेगा, इंटरव्यू करेगा, सर्वे करेगा, जिसके थ्रू बेसिकली यूजर फाइंड आउट करेगा कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी सिस्टम को स्टडी करेगा, एक कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, जो उसको भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए एवरी मेथड यूज करेगा जिससे उसके बाद डेटा आ जाए, क्योंकि डेटा जितना रेलिवेंट होगा उतना डिजाइन प्रॉपर होगा।
समझ आया? यस सर। अच्छा, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टू अदर स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम लाइफ साइकिल। हमने कितनी पढ़ी थी? एक तो एनालिसिस पढ़ ली। और एनालिसिस के बाद दूसरी कौन सी है? डिजाइन, डिजाइन। और डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग। कोडिंग के बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग। ठीक है। तो ये 4-5 स्टेज है जो आपने पढ़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टू अदर स्टेजेस आर, एक तो डिजाइन है, डॉक्यूमेंट द टास्क रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन यूजिंग स्ट्रक्चर चार्ट एंड सुडो। इस तरह आपने एक्सप्लेन भी करना है इसको, यानी वन लाइन डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि उसमें कर क्या है। डिजाइन में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट दी टास्क रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन, यानी हर वो टास्क को डॉक्यूमेंट कर लो जिससे सोल्यूशन प्रोवाइड हो, यूजिंग स्ट्रक्चर चार्ट एंड सुडो कोड। कोडिंग, राइट द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है। सर ये इस पे फ्लो चार्ट भी नहीं इस्तेमाल होगा? नहीं, फ्लो चार्ट भी है, वो तो जस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर चार्ट, सुडो कोड, फ्लो चार्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी बस। फ्लो चार्ट भी डिजाइन का पार्ट है। एक डेटा फ्लो डायग्राम भी आती है, वो भी होती है, ठीक है। और भी कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी कि यूजिंग स्ट्रक्चर चार्ट एंड सुडोकोड। आप फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हो। कोडिंग ओके कैन सर। राइट द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड। अच्छा, द स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, इसको ऐसे ही बता सकते हो, द स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट आर एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। So there is lots to do as the program need to do to be written and fully tested. तो इस तरह भी आंसर दे सकते हो, दो आंसर है, ठीक है। सही सर। अब इसके हम प्रॉपर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। SDLC, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट टू फीचर दैट शुड बी इंक्लूडेड टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। क्या कह रहे हैं? स्टेट टू फीचर दैट शुड बी इंक्लूडेड टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम, गिव अ रीजन व्हाई ईच फीचर शुड बी टेस्टेड। तो ये फीचर के बारे में पूछा है कि एक एक प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए टू फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं बताया था उसको। एक तो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, जो हम सूडो कोड में पढ़ते आ रहे हैं, यानी जब हम कोई सूडो कोड बनाते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं उनके नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। याद है हमने कहा था कि सम ऑफ टू नंबर के लिए आप ए और बी भी यूज कर सकते हैं एज इनपुट, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यस आप सर। मीनिंगफुल वेरिएबल यूज करें, जैसे num1 लिखें, ठीक है, और num2 लिखें। काम उससे भी चल जाएगा, लेकिन अब ए और बी, इससे काम तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ए क्या है बी क्या है। लेकिन अगर num1 लिखते हैं, num2 लिखते हैं, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि num1 का मतलब कि आपने पहला नंबर इनपुट करना है, फिर नंबर 2 इनपुट करना है। इसको हम कहते हैं मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, टू इनेबल द प्रोग्रामर और फ्यूचर प्रोग्रामर टू इजीली रिकग्नाइज द पर्पज ऑफ वेरिएबल। तो जब आप, ये डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है, डिजाइन का ही पार्ट है, कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, सूडो कोड राइट कर रहे होते हैं, उसमें जितने भी वेरिएबल यूज होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके नेम जो है ना, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर एरे यूज कर रहे हैं, देखो उसने एग्जांपल भी दी है, रिकग्नाइज दी रिकग्नाइज द पर्पज ऑफ वेरिएबल और एरे और कांस्टेंट, तो इनेबल इजी ट्रैकिंग ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट एरे थ्रू द प्रॉम्प्ट। यानी आप ट्रैक कर सकते हैं कि अब आप ए और बी को तो ट्रैक करना मुश्किल हो गया, इनका पता नहीं क्या पर्पज है, लेकिन हम एरे का प्रॉपर नाम लिखेंगे, वेरिएबल का प्रॉपर नाम लिखेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों क्यों डिक्लेयर किया जाए। कोई भी, यानी जिस प्रोग्रामर ने बनाया उसके बाद कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। सही। यस सर। फिर है यूज ऑफ कमेंट्स। तो तुमने देखा होगा अक्सर ये कमेंट्स ऐसे लगे होते हैं। अगर आपने यहाँ लिखा इनपुट num1, तो आप लिखेंगे num1 क्यों इनपुट करवाया, फिर num2 क्यों इनपुट करवाया, आप डिफाइन करें, हर लाइन ऑफ कोड को डिफाइन करें, ठीक है। तो टू एनोटेट ईच सेक्शन ऑफ प्रोग्राम सो दैट अ प्रोग्रामर कैन फाइंड स्पेसिफिक सेक्शन। तो कमेंट्स पढ़ने से उसको उस लाइन ऑफ कोड का पर्पस समझ में आ जाएगा, अदरवाइज उसको खुद वर्किंग करनी पड़ेगी, ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा हुआ है। इवन जो खुद प्रोग्रामर जिसने बनाया होता है वो 5 साल बाद खुद भूल जाएगा कि यार ये कोडिंग मैंने क्यों की है।
ये लॉजिक क्यों डिफाइन किया, तो अगर उसने इसका रेफरेंस दिया होगा कमेंट के अंदर तो उसको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, सो दैट द प्रोग्रामर knows the purpose of that section of code। तो उसको याद आ जाएगा, अगर उसने कमेंट किया होगा, उसका पर्पस कमेंट में लिखा होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा हुआ है, वरना वो समझेगा तो उसको खुद वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसका टाइम बच जाएगा, एफर्ट बच जाएगी। प्रोसीजर एंड फंक्शन, अभी हमने ये टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। ये इसके पीछे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा हुआ, प्रोसीजर एंड फंक्शन। यस सर। हाँ, तो इसके पीछे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इससे प्रोग्राम का बहुत एफिशिएंट हो जाता है, टू मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड इजियर टू अपडेट एंड फंक्शनैलिटी, ऐड फंक्शनैलिटी। तो ये बेसिकली सम फीचर है कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर होना चाहिए, यूज ऑफ कमेंट होना चाहिए, प्रोसीजर एंड फंक्शन यूज करना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपका एक मेंटेनेबल प्रोग्राम बन जाएगा। तो गो थ्रू कर लो। जी सर। हेलो। हाँ, मैंने कहा इसको पढ़ लो एक दफा। ओके। पढ़ लिए सर। ठीक है, समझ में आ गए। जी सर। अब इसका आंसर दो। एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ, ठीक है। सेकंड डिजाइन है, थर्ड कोडिंग है, और फोर्थ टेस्टिंग। इसका आंसर राइट कर लोगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, यस सर। इस पर राइट कर लो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि सिंप्लीफाइंग दी प्रॉब्लम, रिमूविंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द प्रॉब्लम, और सेलेक्टिंग द एलिमेंट रिक्वायर्ड, filtering out irrelevant characteristics from those elements। ठीक है, आपने लिखा है it goes through it goes through the problem and remove useless information and highlight important one। ठीक है, ठीक है, ये वाली भी डेफिनेट डिस्क्रिप्शन देख लो। कोई से भी दो लिखनी है।
ठीक है, यस सर। ये पढ़ लिया आपने। यस सर। अच्छा, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट व्हेन अ प्रॉब्लम हैज बीन डीकंपोज एट द एनालिसिस स्टेज। ये लिख लोगे पार्ट्स। डीकंपोजिशन के तीन पार्ट्स लिखते हैं, ये हमने शायद कल भी किया था। सर डिकम्पोजिशन आखिरी पार्ट ही होता है सिर्फ, इसके और पार्ट्स होते हैं? नहीं नहीं, इस डीकंपोजिशन जब हम करते हैं ना, उसके चार जी पार्ट्स सर। होते हैं। इन्होंने फिलहाल तीन पूछा, कल हमने डिस्कस किया था। आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट व्हेन अ प्रॉब्लम हैज बीन डीकंपोज एट द एनालिसिस स्टेज। याद है, कल भी हमने किया था ये वाला। तीन बेसिक पार्ट होते हैं डीकंपोजिशन के, जब हम डीकंपोज कैसे करते हैं। नहीं याद आ रहा? नो सर। Okay. ये देखो, कल किया था हमने ये। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। यानी हम जब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं तो बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर इनपुट क्या है। याद है, मैं शुरू में पढ़ा था सूडो कोड। यस सर। उसके अंदर प्रोसेस क्या है, उसके अंदर आउटपुट क्या है, और स्टोरेज क्या है, यानी वेरिएबल्स, हाउ टू स्टोर डेटा। तो ये बेसिक पार्ट है किसी भी सूडो कोड के, या इसको कह लें लार्ज प्रॉब्लम को डीकंपोज करना होता है, यानी ब्रेकिंग डाउन टू स्मॉल पार्ट्स यूजिंग डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब ये होता है कि हम लार्ज प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें टू स्मॉल पार्ट्स, ताकि हम एड्रेस कर सकें डायरेक्टली प्रॉब्लम। ठीक है, सही। यस सर। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन अदर स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कौन सी डिफाइन करोगे? कोडिंग। हाँ, कोडिंग, उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, स्प्राइट कर लो जूम चैट पे। हाँ, भी राइट कर लिया। तो यहाँ पे तीनों के बारे में बताया हुआ है, आपने कोडिंग के बारे में बताया हुआ है। कोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डिजाइन लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ सॉल्यूशन सेट आउट, प्रोग्राम इज डेवलप्ड, कोडिंग, प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर एरर। नहीं, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप टेस्ट, ये तो टेस्टिंग का पार्ट है, इट टेस्ट द प्रोग्राम, रिटर्न प्रोग्राम आफ्टर कंबाइनिंग द इंडिविजुअल। नहीं, कोडिंग का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर मेकिंग द प्रोग्रामिंग, या आप यूँ कह रहे हैं कि सूडो कोड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कि
into any language using any programming language. जैसे लिखा ना प्रोग्राम, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, आपने ना वो टेस्टिंग की डेफिनेशन लिख दी है, प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर एरर। सही। कोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इज डेवलप्ड या प्रोग्रामिंग इज परफॉर्म्ड फॉर गिवन प्रॉब्लम। समझ आया? जैसे इब्राहिम, आवाज आ रही? जी सर। ये आपको समझ में आया डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, आपने एक तरह से टेस्टिंग की डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है, पर वो भी सही है। हम्म। क्या आंसर क्या है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, पार्ट डी इज द राइट आंसर, वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन पढ़ा हुआ है आपने? वैलिडेशन में बेसिकली हम यूजर्स, वैलिडेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमने वैलिडेट करना होता है यूजर का डेटा ना, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। इसमें दो चीजें आती हैं, वैलिडेशन और एक वेरिफिकेशन। ठीक है, वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा राइट, यानी डेटा को उस फॉर्मेट में लिखना है जो आपसे कहा गया है। ठीक है, डेटा राइट। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है राइट डेटा। राइट डेटा। समझ आया? नो सर। हाँ, वो भी समझ में आ जाएगा। वेरिफिकेशन का, देखो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा सर, तो बेसिकली यहाँ लिखा है फॉर डेटा एंट्री वैलिडेशन, जब हम डेटा एंटर करते हैं ना, फॉर डेटा एंट्री वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली डेटा दैट इज रीजनेबल इज एक्सेप्टेड। यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग डेटा इनपुट करना है। यानी अगर डेट इनपुट कर रहे हैं तो डेट का फॉर्मेट हमने कहा जी 25-2 2025, इस तरह होना चाहिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से डेट नहीं डाल सकते। यानी आपसे कहा जा रहा है कि डे पहले इंसर्ट करें, मंथ, फिर ईयर, ये सीखो। कुछ लोग मंथ पहले इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, फिर डे इंसर्ट करवाते हैं, फिर ईयर। कुछ लोग ईयर पहले इंसर्ट करवाते हैं, फिर मंथ, फिर डे, इस तरह भी होता है। तो ये है वैलिडेशन, यानी आपको वैलिडेट किया जाएगा कि आप हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा इनपुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन इज यूज टू चेक दैट डेटा डज नॉट चेंज एज इट इज बीइंग इंटर्ड। यानी सोर्स और टारगेट दोनों सेम होने चाहिए, सोर्स एंड टारगेट। मतलब अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए 2 दफ़ा 3 दफ़ा
कि आप करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, या अपना नाम, जो अपने नाम की स्पेलिंग है जो डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत होगी तो फिर उसको चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, समझ रही बात? यस सर। हाँ, फिर कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक मे बी यूज ऑन द सेम पीस ऑफ डेटा। एक ही डेटा पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेक लगा सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है चेक, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब होता है चेक, लेकिन दोनों की टेक्निक डिफरेंट है। हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, हम उसको वेरीफाई करेंगे, हम उसको वैलिडेट करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? एक तो होता है डबल एंट्री, वो अब देखा ना, पासवर्ड हमसे 2 दफा इनपुट करवाया जाता है समटाइम, ऐसा होता है। जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हमसे 2 दफा पासवर्ड इनपुट करवाया जाता है, ताकि पहले वाला और दूसरे वाला दोनों सेम हो। ठीक है, डबल एंट्री का मतलब है द डेटा इज इंटर्ड ट्वाइस एंड कंपेयर्ड टू इंश्योर बोथ एंट्रीज आर द सेम। यानी 2 दफा आपसे पासवर्ड इनपुट करवाया जाएगा और दोनों को कंपेयर किया जाएगा, बोथ आर करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है। यस सर। अच्छा, वेरिफिकेशन में जैसे स्क्रीन और विजुअल चेक, a manual check to ensure the data on the screen is the same as the form। यानी आप क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं यार ये देखो मैंने इनपुट किया है, इसको जरा डॉक्यूमेंट से कंपेयर करो, क्या मैंने सही इनपुट किया है, जिसको कहते हैं विजुअल चेक या स्क्रीन चेक। ठीक है, आप या आप खुद करते हैं, एक दफा डेटा इनपुट कर लिया, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट जिससे आपने डेटा इनपुट किया और स्क्रीन पर जहाँ पे कंप्यूटर यानी जहाँ पे आपने डेटा एंटर किया, उन दोनों को दोबारा से विजुअल चेक करते हैं कि मैंने सही डेटा इनपुट किया, नेम सही इनपुट किया है, डेट ऑफ बर्थ सही इनपुट किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कुछ भी डेटा रिक्वायर्ड है सही इनपुट किया या गलत इनपुट। क्योंकि एक दफा डेटा इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, तो उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, और सम टाइम ये वेरी वेरी सेंसिटिव होता है, खास तौर पे जब आप एडमिशन वगैरह ले रहे होते हैं, उस टाइम आपने बहुत केयर करना होता है ना, नेम की स्पेलिंग, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इनमें बाकी में चेंज, एड्रेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन नेम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन में आपने देखा है कि डिफरेंट मेथड दिए हुए, आप रेंज चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक लगा सकते हैं, टाइप चेक लगा सकते हैं, प्रेजेंस चेक लगा सकते हैं, फॉर्मेट चेक लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है जिससे आप डेटा को वैलिडेट कर रहे होते हैं। रेंज चेक क्या है? जैसे आपने देखा होगा पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ये कभी देखा है ना, पेश किया? यस सर। ये रेंज चेक है। ये कह रहा है चेक दैट द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज बिटवीन एन अपर वैल्यू एंड अ लोअर वैल्यू। तो ये भी आप रेंज चेक में लगा सकते हैं। यानी मॉन्टेसरी में एडमिशन होगा, मिनिमम एज होनी चाहिए 2.5, ठीक है, 2.5 से 3.5, इससे ऊपर जो बच्चा आएगा इसको मॉन्टेसरी में नहीं लेंगे, तो ये एक रेंज चेक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर पासवर्ड के कितने इनपुट करने, तो बेसिकली वो लेंथ चेक है। चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज अ रीजनेबल नंबर और एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। फिर टाइप चेक, check that the data entered is of a given data type। टाइप चेक का मतलब है कि जो टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, करेक्टर है, उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये भी इसके आगे एग्जांपल आएगी। प्रेजेंस चेक, ये आपने अक्सर देखा होगा रेड स्टैरिक लगा होता है, कभी देखा? इनपुट रेड यस सर। स्टैरिक, हाँ, ये क्या इंडिकेट करता है? कंपलसरी, यानी आपने हर हाल में इसको इनपुट करना है। चेक टू इंश्योर दैट some data has been entered and the value has not been left blank। यानी इसका मतलब है कि इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इट इज कंपल्सरी। ठीक है। फिर यस फॉर्मेट, सर। फॉर्मेट चेक, जैसे मैंने आपको बताया डेट का एक फॉर्मेट होता है कि पहले आप डे इनपुट करें, फिर मंथ, फिर ईयर। कुछ लोग आपसे मंथ पहले इनपुट करवाते हैं, फिर डे, फिर ईयर। अच्छा, ये तो सीक्वेंस हो गया। दूसरा इसका फॉर्मेट होता है, कुछ लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं डेट के लिए, कुछ लोग डैश यूज करते हैं, तो या कुछ लोग वर्डिंग में लिखवाते हैं। Check that the character entered conform to a
प्री डिफाइंड पैटर्न, जो पैटर्न आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा इनपुट करना है। ठीक है। यस सर। सर ये रेंज चेक और लेंथ चेक में क्या फर्क है? देखो रेंज का मैंने तो बताया ना कि आप एक लोअर और अपर वैल्यू दोनों डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मॉन्टेसरी में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी मिनिमम एज 2.5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 3.5 होनी चाहिए, तो ये रेंज चेक है। इसमें आप लोअर और मैक्सिमम दोनों वैल्यू डिफाइन करते हैं, रेंज का मतलब ये होता है। और लेंथ का मैंने जैसे पासवर्ड का बताया कि आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर इनपुट करने हैं, तो वो लेंथ काउंट करेगा ना। यानी आपने 7 कैरेक्टर इनपुट किया तो वो आपको इनवैलिड कर देगा। वो बोलेगा ओके सर। इंटर इंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर। रेंज में क्या होता है, लोअर वैल्यू होती है और अपर वैल्यू होती है, ठीक है। और लेंथ चेक में वो काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर के, यूजर को जितने कैरेक्टर इनपुट करने को कहा गया क्या उसने उतने कैरेक्टर इनपुट किए। समझ आया। ये भी आगे आएंगे एग्जाम्पल, अभी यस आगे सर। पढ़, हाँ ये भी फर्दर क्लैरिफाई होगा जब भी आगे एग्जाम्पल आए। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इंश्योरिंग दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इनपुट टू अ कंप्यूटर। दो स्टेजेस होती है। एक तो आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, आप कंपेयर करते हैं कि मैंने वही डेटा इनपुट किया है जो मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। दूसरा आप देखते हैं कि मैंने जो डेटा ट्रांसफर किया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, क्या वही ट्रांसफर हुआ है जो मैंने सेंड किया। आप उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ओवर इंटरनेट चेंज डेटा में चेंजेस आ जाती है, इंटरसेप्ट हो जाते हैं, डेटा हैक हो जाते हैं। भेजा कुछ था गया कुछ। इज रेफर टू एज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सेम, यानी जो डेटा इनपुट किया वही कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड डेटा कम्युनिकेशन, जो डेटा सेंड किया था रिसीवर के पास वही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। एमिंग टू कंफर्म दैट डेटा रिसीव इज एग्जैक्टली द सेम एज द डेटा सेंड। समझ आया वेरिफिकेशन। यस सर। अब इसका एक मेथड होता है डबल एंट्री। क्या होता है डबल एंट्री, जो हमने पीछे ही पढ़ा था। ये जरा पढ़ लो, गो थ्रू करो, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिए सर। ठीक है, समझ में आया। बताओ क्या समझ में आया जरा डबल एंट्री से। ये इसमें इसमें ना क्या होता है, इसमें एक डाटा होता है वो ना दो दफा टाइप हुआ होता है, ताकि इसमें ना फिर पता चल जाए कि अगर जो डाटा जो टाइप हुआ है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कि अगर दोनों में चेंजेस हुआ तो इसका मतलब मिस्टेक है। और क्या होता है वो, क्या होता है जो है कंप्यूटर वो फिर वो हाईलाइट कर देता है कि इस देख, लेकिन फिर से टाइप कर ले डाटा हाँ, कि गलत है। मतलब कि वो आपसे ना 2 दफा एंट्री करवाएगा। कितनी दफा, जैसे ये कह रहे हैं फर्स्ट एंट्री आपने की 1 2 3 4 5, सेकेंड एंट्री की आपने 1 2 3 5 4, तो ये मिस्टेक को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, मिस्टेक को हाईलाइट कर देगा। ठीक है। यस सर।
ठीक है। यस सर। ओके। अब ये विजुअल चेक, ये सेकंड मेथड है। पढ़ लिए सर। ठीक है, समझ आया? सर क्या समझ में आया? ये इसमें डाटा एंटर होता है तो विजुअल चेक ये देखते हैं कि जो डाटा एंटर हुई है वो करेक्ट है। हम्म। कि अगर कोई क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर कोई गलत नंबर वगैरह ना डाल दिया हो, तो अगर हो तो फिर हाईलाइट करते हैं और यूजर को बोलते हैं कि करेक्ट करे। ठीक है। तो बेसिकली विजुअल चेक का मतलब होता है कि आप दो बार चेक करते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट से डेटा एंटर किया है उससे आप कंपेयर करते हैं ना, स्क्रीन को दोबारा देखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को देखते हैं और जो डेटा आपने इनपुट किया होता है स्क्रीन पे उसको दोबारा देखते हैं, यानी प्रोसेस करने से पहले कंपेयर करते हैं। विजुअली इंस्पेक्ट द डेटा। ठीक है ना, लुक फॉर ऑब्वियस एरर सच एज मिस स्पेलिंग, इनकरेक्ट नंबर और मिसप्लेस्ड एंट्री, करेक्ट एनी आइडेंटिफाइड एरर। समझ आया? या फिर यस आप सर। प्रिंट निकाल के भी चेक करते हैं फाइनल प्रोसेसिंग से पहले। आप प्रिंट निकाल के डेटा जो एंटर किया था ना उसको प्रिंट निकाल के देखते हैं कि मैंने वही डेटा एंटर किया जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है। यस सर। तो काफ़ी आज के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।